चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो है हमने डिस्कशन कंप्लीट किया था अबाउट वेरी सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू थर्मल सेक्शन। जो डिस्कशन हमारा चल रहा है, ये जो सेक्शन है बेसिकली इट इज द लास्ट सेक्शन फ्रॉम 11th एनसीईआरटी। ठीक है ना, 11th एनसीईआरटी का जो सिलेबस हमारा चल रहा है उसमें ये सबसे लास्ट सेक्शन है जिसको हमने थर्मल सेक्शन बोला है, और ये 11th एनसीईआरटी के पार्ट 2 के लास्ट 3 टॉपिक है। फर्स्ट वन था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने बेसिक बातें की। हीट मतलब क्या है, टेम्परेचर मतलब क्या है, देन स्टेट्स ऑफ मैटर किसके ऊपर डिपेंड होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों चेंज होती है, उसके बाद में थर्मल एक्सपेंशन क्या है, टेम्परेचर की मेजरमेंट करने वाली थर्मोमीट्री क्या है, थर्मोमीटर बनाया कैसे जाता है, उसके बाद में स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन लेटेंट हीट, ये सारी चीजें क्या होती है पहले टॉपिक में हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर दैट इज 1/3 ऑफ रो इंटू CRMS का स्क्वायर। ठीक है, एंड उसके ऊपर से फिर RMS वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, ये सारी बातें, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर का पार्ट जिसमें कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन की वेरियस केसेस थी, ये सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारा थर्ड यानी लास्ट टॉपिक बचा है फ्रॉम सेम सेक्शन वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, अब थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स मतलब है ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट into other forms of energy, and vice versa मतलब उल्टा सुल्टा। ठीक है, मतलब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट। ऐसे क्यों? बिकॉज हम हीट को जब से थर्मल सेक्शन को स्टार्ट किया है एक ही वे से हम हीट को डिफाइन कर रहे हैं कि हीट मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है हीट मतलब? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन कब प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है ओनली इन ट्रांजिट, मतलब जब ये हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, तब तक ही हीट की मीनिंग होती है। जैसे ये बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये हीट बचती नहीं है ना, तो ये क्या होती है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हमने यहाँ पे फिजिक्स की एक स्पेशल ब्रांच बनाई है जिसका काम ही यहाँ पे, एक्चुअली फिजिक्स की नहीं साइंस की ब्रांच है क्योंकि केमिस्ट्री में भी सेम पार्ट आता है, कि इसका काम ही यही कि हीट का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होता है, या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी का हीट में जो कन्वर्जन होता है, इनके कन्वर्जन को स्टडी करना। ठीक है, तो क्लियर है सबको थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या होगा? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, चलो, तो अभी हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है ये तो क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि हीट जब ट्रैवल करेगी तो हीट का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है उस रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, एंड ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स मतलब क्या। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, अब ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स मतलब क्या होता है पहले ये एक्सप्लेन करो, फिर थर्मोडायनामिक प्रोसेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब जो वेरी होने वाले, जो चेंज होने वाले। क्यों चेंज होंगे, क्यों चेंज अकर होगा वहां पे? बिकॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या है कि हीट का अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होना। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर है, दूसरा वॉल्यूम है एंड तीसरा टेम्परेचर है। इन तीनों क्वांटिटीज में, या फिर क्या बोलेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है, वहां पे चेंज ऑकर होता है। क्यों? एक तो हीट बॉडी के अंदर आती है, या फिर बॉडी हीट को क्या करती है, लिबरेट करती है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हीट के एक्सचेंज होने से वेरी होने वाली है, चेंज होने वाली है, इनको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो हमारे बेसिक जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स रहेंगे वो रहेंगे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्योंकि एक्चुअल में जो चेंज ऑकर होगा वो एक तो प्रेशर में होगा, नहीं तो वॉल्यूम में होगा, नहीं तो टेम्परेचर में होगा।
जब बॉडी हीट को गेन करेगी या फिर लॉस करेगी, ठीक है। एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, नाउ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या होगा कि अगर हीट के एक्सचेंज होने से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अगर हीट के एक्सचेंज होने से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये जो चेंज ऑकर हो रहा है उसमें ये पहले P1, V1 एंड T1 रहेंगे, तो ये P1, V1, T1 से जब तक P2, V2, T2 में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोला जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। द प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच और बाय विच पाथ फॉलोइंग द थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट थी 111 वाली, ये फाइनल स्टेट है 222 वाली। तो इनिशियल टू फाइनल ट्रैवल करते टाइम जो भी प्रोसेस होती है, क्यों? क्योंकि हीट एक तो गेन होगी, नहीं तो क्या बोलेंगे हम उसको, हीट का एक्सचेंज होगा, तो उसको बोला जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड क्लियर है सबको, कमन फास्ट, चलो ओके। अब थर्मोडायनेमिक्स ये जो टॉपिक है वो एकदम सिंपल टॉपिक है, देखो सबसे कम सिलेबस फ्रॉम थर्मल सेक्शन इसी टॉपिक का है। अब यहाँ पे आगे का जो डिस्कशन होगा उसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या है, इनसे रिलेटेड डिस्कशन हमें नंबर ऑफ टाइम्स करना था, इसलिए पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एक्चुअल इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स को, वो हम दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल, सबसे कम सिलेबस वाला एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एकदम बेसिक सिंपल लेवल के, वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इसमें पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एंड इसके पैरेलल में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते टाइम एक्चुअल में कितने लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, बोलो कमन फास्ट, किसको मालूम है कितने लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के? 10, 15, 20? कोमल? कोमल, नेहा, देविका, आवाज आ रही क्या? यस सर। कितने लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के? 3। 3, वेरी गुड। कौन से हैं? बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज होते हैं। उसमें आता है पहला वाला, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसको हम यूज करेंगे इस तरह से, फ्लोट, ठीक है। और इसका मतलब वही होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा आता है दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड इनको छोड़ के और एक है थर्ड वन, वो कौन सा है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी यहाँ पे ये जीरो थे तो मैंने फर्स्ट के ऊपर लिखना चाहिए था, मैंने थर्ड नंबर पे क्यों लिखा? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जीरोथ लॉ सेकंड लॉ के बाद डिस्कवर हुआ था। वेरी गुड जानवी, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से प्रिपेयर किया शायद, है ना। जब फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ हम डिराइव कर चुके थे, उसके बाद में ये जीरोथ लॉ जो है वो डिराइव हुआ, डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसी केस है तो मैंने उसको थर्ड बोलना चाहिए था, जीरोथ क्यों बोला? फर्स्ट के बाद में सेकंड आया इसलिए उसको सेकंड बोला, तो सेकंड के बाद में जो आ रहा है उसको मैंने थर्ड बोलना चाहिए था, जीरोथ क्यों बोल दिया? बाद में लिखा क्यों, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन उसको बोलना भी मैंने क्या चाहिए था, सेकंड के बाद में थर्ड। मैंने जीरोथ क्यों बोला होगा, क्या रीजन है? नहीं जानवी, नो वन? कोमल, आरती, शुभमकर, नो, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि ये जो जीरोथ लॉ है ये दोनों लॉ को बेसिस प्रोवाइड करता है, समझ में आ रहा है ना। मतलब जो कंसेप्ट फर्स्ट लॉ में एंड सेकंड लॉ में क्लियर होने वाली है, वो क्लियर होने के लिए वहां पे बेसिक कंडीशन है कि ये लॉ वहां पे फॉलो होना चाहिए या फिर फॉलो होता है, समझ में आ रहा है। मतलब सेकंड लॉ के बाद में कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन जीरोथ लॉ नहीं दे रहा है, जीरोथ लॉ इंफॉर्मेशन दे रहा है फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पढ़ने के लिए बेस।
तो फर्स्ट के पहले का डेटा इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन फर्स्ट लॉ पहले हम डिराइव कर चुके थे तो नंबरिंग चेंज कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने उसको क्या बोला, फर्स्ट बोलने से अच्छा है जीरोथ बोल दिया। क्लियर है? अब याद रहेगा सबको जीरोथ लॉ का मतलब क्या है, कि बेसिकली इसको जीरोथ लॉ इसलिए बोला है क्योंकि ये फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ से मतलब इन दोनों को पढ़ने के लिए जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करता है, एंड ये जो है सेकंड लॉ के बाद में डिराइव हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन सी होती है, याद है तो बोलो कमन फास्ट। एक होती है क्वाजीस्टैटिक, दूसरी होती है रिवर्सिबल, तीसरी होती है irreversible, वेरी गुड इरिवर्सिबल, उसके बाद में आइसोथर्मल, कोरिक, आइसोबैरिक, isobaric, हाँ बारीक, देन एडेप्टिव, क्या है एडेप्टिव, एडिबैटिक, आइसोथर्मल, एंड और एक होती है adiabatic, एडियाबेटिक। बस बोर्ड पे जो दिख रहा है इससे रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है। फक्त ये फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होने के बाद हम यहाँ पे और एक साइकिल देखते हैं, दैट इज कार्नोट साइकिल, एंड जो एप्लीकेबल है कार्नोट इंजन एंड उसके इफिशिएंसी से। ठीक है, इसको छोड़ के हमें इस टॉपिक में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वन बाय वन जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर आना है, और उस प्रोसेस में ये क्वाजीस्टैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये जो है ये बस हमें थियोरेटिकल दी है, इसलिए एक बार रीड करके खत्म करना है, इनका हमें कहीं पे भी यूज नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आइसोथर्मल, उससे और थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है एडियाबेटिक, एंड उसके बाद में आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक सप्लीमेंटरी प्रोसेस बोल के हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, मतलब टॉपिक में रिक्वायर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो फ्लूइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड इनका एप्लीकेशन जो हम देखेंगे कार्नोट इंजन में। ये 4 पॉइंट ही है जिसके ऊपर हर बार क्वेश्चंस आते हैं एंड आने वाले हैं बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस क्लियर है सबको। चलो वन बाय वन अभी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं। विल स्टार्ट डिस्कशन फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सबसे डिफिकल्ट है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरे फिजिक्स के सिलेबस में कुछ डिफिकल्ट अगर है तो वो जीरोथ लॉ है। मालूम है किसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? यस और नो? अरे माहिती का बाळांनो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जानवी क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कोमल, शुभमकर, नेहा, नेहा ऐकलं कधी? बद्री, आर्या? नो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओके फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, तो बहुत डिफिकल्ट है बेटा, इसको एकदम ध्यान से पढ़ो। ठीक है ना, किसी को समझ में नहीं आता है और प्रिपेयर भी नहीं होता है, शायद आपका हो जाएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि सपोज एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, एंड और एक बॉडी है सी। अब स्टेटमेंट क्या है देखो कि इफ, यहां पे लिख ही देता हूं, इफ बॉडी ए इज इन टीई, टी का मतलब होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, हाँ टी का मतलब होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब उन दोनों में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली उनका टेम्परेचर सेम होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इफ अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, देन बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with body C, then body A is also in thermal equilibrium with body C. ठीक है, देखो कितना डिफिकल्ट है, स्टेटमेंट देखो और एबीसी देखो, मतलब इतना चिल्लर है ये कि ये एक्सप्लेन करना है, कर रहा है बस कि अगर ए एंड बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर बी एंड सी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए एंड सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कॉमन सेंस वाला लॉ है, समझ रहा है ना?
मतलब ए एंड बी में टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, मतलब उन दोनों का टेम्परेचर सेम है। बी एंड सी में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, मतलब उन दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब ए एंड सी का टेम्परेचर भी सेम होता है। ये बन गया आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। है क्लियर? बॉडी Yes, ए sir. इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। कॉमन सेंस वाला लॉ है, समझ रहा है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कुछ नहीं आते, एकदम बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। ये बन गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये मालूम है किसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जीरो तो ही मालूम नहीं था तो फर्स्ट कैसे मालूम होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Conservation of heat or energy. कंजर्वेशन ऑफ Energy. एनर्जी, वेरी गुड। मतलब केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, बट एज पर माय इंफॉर्मेशन ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में शायद ऐसा है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? बट इट कैन बी sir. ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Another form टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिमेन्स equals to delta Q plus delta. वेरी गुड, वही स्टेटमेंट है, बट फिजिक्स में हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसको देखते हैं कि होता क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अब ये सिस्टम का मतलब क्या होगा? कुछ भी होगा, लिक्विड होगा, गैसेस होगा, या फिर कोई सब्सटेंस होगा जिसके साथ अपन ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को, मतलब वहां पे हीट के एक्सचेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो होती है सिस्टम। उसके बाद में जहां पे हमने सिस्टम को रखा है, जो बाउंड्री जो है मतलब सराउंडिंग के साथ में उसको आइसोलेट कर रही है, उसको बाउंड्री बोला जाता है। एंड सिस्टम को एंड बाउंड्री को छोड़ के जो कुछ भी बचता है उसको सराउंडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज utilized to increase internal energy of the system and remaining amount of heat is used to do work on the surrounding by the system। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज फ्लोट। मतलब कि क्या है, इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि सपोज डेल्टा क्यू ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की है किसी भी सिस्टम को। तो ये जो हीट है ये दो पार्ट में यूटिलाइज होती है, पहले सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, देन सिस्टम जो वर्क करेगी सराउंडिंग के ऊपर उसके लिए। यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू बनेगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, देखो स्टेटमेंट को ठीक से, क्लियर है सबको? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये, आज बहुत सारे क्वेश्चन सेम इक्वेशन सेम लॉ के ऊपर आने वाले हैं। क्लियर है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। देखो बेटा एकदम सिंपल बात है, कोई भी सिस्टम रहेगी यानी गैस रहेगा कुछ भी रहेगा, उसको जो अपन हीट सप्लाई दे रहे हैं तो वो सिस्टम क्या करेगी, वो गैस क्या करेगा, उसको दो पार्ट में यूटिलाइज करेगा। पहले तो उसको खा लेगा हीट को और खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। अब यहाँ पे वही बेसिक कंसेप्ट जो अपन पहले दो टॉपिक में पढ़ चुके हैं वही आती है कि हीट का एग्जिस्टेंस कब तक है, जब तक वो बॉडी के अंदर नहीं जाती है तब तक। अगर हीट बॉडी के अंदर चली गई, यहाँ पे हम सिस्टम को गैस कंसिडर कर रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस हीट को एब्सॉर्ब करते, खा लेते हैं और क्या करते हैं, खुद का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। देखा था हमने ये, समझ रहा है सबको कि हीट अगर बॉडी को मिल गई तो बॉडी क्या करेगी,
खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी मतलब क्या बढ़ेगा? कम ऑन फास्ट, ये आंसर मुझे चाहिए कि हीट बॉडी को मिल गई थी, फिर बॉडी के अंदर जितने सारे मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, खा लिया, मतलब खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी गैस की या फिर सिस्टम की, मतलब क्या बढ़ेगा? चलो बोलो। सर टेम्परेचर बढ़ेगा। वेरी गुड, टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसकी सम मतलब टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो शांत नहीं बैठते, नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ में जो कांटेक्ट था उसको लूज कर देते, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करते हैं, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट एनर्जी वो मोशन में सेट हो जाते हैं। एंड मोशन में सेट होने से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आगे जाता है, मतलब उसकी क्या बढ़ेगी? वॉल्यूम बढ़ेगी। वेरी गुड, वॉल्यूम बढ़ेगी। यानी जब भी यहाँ पे वर्क डन होगा बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग या फिर ऑन द सराउंडिंग, तो वहां पे जो वर्क डन होगा मतलब वहां पे इंक्रीज इन वॉल्यूम होगी। ठीक है ना? ये दो वर्ड्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आने वाले हैं। शुभमकर हो गया क्लियर? एक बार बोलो बेटा। शुभमकर को डाउट था थोड़ा। शुभमकर, ओके। तो इस तरह से हमें जो इक्वेशन मिला है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम यहाँ पे डेल्टा क्यू की बात करेंगे तो वहां पे क्या मतलब होगा डेल्टा क्यू का? हीट सप्लाइड, ठीक है। देन डेल्टा यू का मतलब क्या होगा? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बट ये इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मतलब कौन इंक्रीज होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। एंड डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन होगा, इसका मतलब क्या होगा वहां पे? वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है ना? ये डायरेक्टली आपको समझना है। यहाँ पे वहां पे वॉल्यूम में चेंजेस ऑकर होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यानी यहाँ पे वर्क डन होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये जो इक्वेशन है ये साइन कन्वेंशन के साथ में हमें यूज करना पड़ता है। और साइन कन्वेंशन एकदम सिंपल है, देखो कि अगर हमने हीट को सप्लाई किया है, इसका मतलब सिस्टम में हीट ऐड की है, तो उसको पॉजिटिव ले लो। लेकिन अगर सेम पार्ट में सिस्टम अगर हीट को लॉस कर रहा है, मतलब हीट छोड़ रहा है सिस्टम, तो उस केस में हमें हीट को क्या करना है? डेल्टा क्यू को नेगेटिव लेना है। ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। लेकिन टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो इंटरनल एनर्जी क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी। उसी तरह से अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन अगर वॉल्यूम वहां पे डिक्रीज होती, कम होती, तो उस केस में हमें वॉल्यूम क्या करनी पड़ती? नेगेटिव लेनी पड़ती। ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये साइन कन्वेंशंस आपको बहुत काम में आने वाले। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लियर है? साइन कन्वेंशंस क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड उसके साइन कन्वेंशन। एंड ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हर बार हमें सॉल्व करते टाइम क्या करना है? बस ये वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे? एकदम सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा यू तो आपको दिया जाएगा डायरेक्टली, और वर्क डन हमें कैलकुलेट करके फिर डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टीपी मतलब टाइम पास नहीं, टीपी मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर ही क्यों करते हैं हम? कि मैक्सिमम टाइम क्या होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तभी तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगी। इसलिए हम जो वर्क डन कंसीडर करेंगे वो प्रेशर कांस्टेंट रख के वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो इस केस में हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना होता है वो वर्क डन होता है W इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा V। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बट हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT से भी रिप्लेस कर सकते हैं हम।
तो सेम डेटा अगर 1 मोल के लिए कर रहे हैं तो सेम फॉर्मूला हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज गिवन बाय P इंटू डेल्टा टी, यानी वर्क डन बिकम्स P इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। ठीक है, तो हर बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वहां पे अगर दो वॉल्यूम या फिर दो टेम्परेचर दिए जाते हैं तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे P डेल्टा V या फिर P इंटू डेल्टा टी, इस इक्वेशन का यूज करके जो वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है सबको? समझ रहा है वर्क डन कैसे निकालना है? ओके। और कभी कभी क्या होता है कि आपको जो डेटा है वो ऐसे नंबर के फॉर्म में देने की बजाय क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से केस वही है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वहां पे क्या हो रहा है, या फिर कांस्टेंट प्रेशर नहीं है तो वहां पे ग्राफिकली आपको डेटा दिया जाता है कि थर्मोडायनेमिक एक्सचेंज से, मतलब हीट गेन करने से या फिर हीट लॉस करने से वहां पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे ए से लेके बी तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब सिस्टम ने क्या किया है, हीट को गेन किया है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर भी उसके साथ में चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो कंपलसरी ये जो पीवी ग्राफ होगा या फिर आपको दूसरा ग्राफ दिया जाता है जिसको अपन वीपी ग्राफ बोलेंगे, और ये वीपी ग्राफ पे भी क्या होगा कि पहले सपोज यहाँ पे वॉल्यूम थी ए एंड बाद में ये वॉल्यूम बन गई बी, इस तरह से ये वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो जब भी आपको ग्राफ दिए जाएंगे, ग्राफ दो टाइप के होंगे, एक तो पीवी ग्राफ होगा, नहीं तो वीपी ग्राफ होगा। पीवी मतलब वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर, एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम। वीपी मतलब वाई एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम एंड एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर। इन दोनों में से कोई भी ग्राफ अगर आपको दिए जाते हैं तो हर बार हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से, आवाज आ रही है ठीक से? नहीं, एस नो कुछ भी नहीं? Yes, sir. ओके, तो अभी ध्यान से सुनो कि जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम इधर पीवी ग्राफ और वीपी ग्राफ, हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करना है अंडर द ग्राफ। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हर बार हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट से हर बार परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर हर बार ड्रॉ होंगे अलोंग वॉल्यूम एक्सिस ओनली। समझ में आ रहा है ना? तो वॉल्यूम एक्सिस यहाँ पे एक्स था, इसलिए एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। शेडेड पोर्शन में जो एरिया है दैट विल रिप्रेजेंट द वर्क डन। उसी तरह से अगर वॉल्यूम को मैंने वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा अलोंग वाई एक्सिस इस तरह से। तो अब ये शेडेड पोर्शन इतना बनेगा। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है फिर सबको? दो मतलब दो वे से हम निकाल सकते हैं वर्क डन। एक तो आपको डायरेक्ट V1 V2 T1 T2 दिया तो P डेल्टा V करो या फिर P डेल्टा T करो। एंड अगर डेटा आपको ग्राफिकली प्लॉट करके दे रहे तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व जो होगा ग्राफ के अंदर उसको कैलकुलेट करके फिर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करते टाइम हमें क्या करना है, बस जो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। हर बार परपेंडिकुलर ड्रॉ होगे अलोंग वॉल्यूम एक्सिस ओनली। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें याद रखना है आपको कि बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आपको साइक्लिक प्रोसेस दी जाती है। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होगा, यहां पे मैं ग्राफ पे शो करता हूं कि ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी ऐसे 4 पॉइंट आपको दिए है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस आपको दिख रही है वो प्रोसेस ए से स्टार्ट हुई थी और ए के ऊपर आके एंड हो गई। समझ रहा है? ए से स्टार्ट हुई थी और ए के ऊपर एंड हो गई, उसको अपन साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस यानी क्या, कि वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है हर बार, कमान फास्ट, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है क्या? साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, नहीं मालूम?
साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन होता है, याद रखना है। डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस वो 0 है। लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होने से वहां पे वर्क डन 0 नहीं होगा। जितनी भी हीट हम सप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट होगी। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर साइक्लिक प्रोसेस। और उसमें याद रखना है आपको, अगर पीवी ऐसा ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में अगर अपन क्लॉकवाइज इस साइकिल को कंसीडर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेना है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो आपको निगेटिव लेना है। एंड अगर ग्राफ वीपी है तो वीपी के ग्राफ में अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो उसको हम निगेटिव लेंगे, अगर प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव बस थ्योरेटिकल डेटा के लिए है, बाकी जो प्रोसेस है वर्क डन कैलकुलेट करने की वो जो हमारी पहले से थी वही रहेगी। ठीक है, चलो क्लियर है सबको। साइक्लिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन है, ओके चलो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वहां पे वर्क डन कैलकुलेट करने की प्रोसेस। तो जो पार्ट हमने पढ़ा है आज, जो डीपीपी आएगी उसमें क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और इवनिंग में आज से डाउट सेशन भी रहेगा। तो जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे हम डाउट सेशन में उसको क्लियर करेंगे, फिर एट इवनिंग टेस्ट विल बी देयर। तो 0 तो हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमें दो चीजें यहां पे पढ़नी पड़ती है। उसमें फर्स्ट वाला आता है हीट इंजन एंड दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे दैट इज रेफ्रिजरेटर। अभी हीट इंजन मतलब क्या होता है? कम ऑन फास्ट टेल मी व्हाट इज मीन बाय हीट इंजन। सुना है कभी हीट इंजन? भक्ति, क्या है हीट इंजन मतलब? नहीं है सर, वो केमिस्ट्री में है क्या? नहीं है तो नहीं मालूम होगा। ठीक है, हीट इंजन मतलब क्या होगा? ऐसा इंजन जो हीट के एक्सचेंज के ऊपर वर्क करेगा। द इंजन विच वर्क्स ऑन द एक्सचेंज ऑफ हीट इज कॉल्ड एज हीट इंजन। क्लियर है सबको? अब हीट का एक्सचेंज क्यों होता है, क्यों हीट ट्रैवल करती है, उसके लिए रीजन क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, बराबर मालूम है ना। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। तो जब भी ये हीट का फ्लो होता है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, उस प्रोसेस के उस हीट के ट्रांसफर के एक्सचेंज के ऊपर वर्क करने वाला जो इंजन होता है उसको बोला गया है एज ए हीट इंजन। क्लियर है सबको? हीट इंजन मतलब क्या है? ठीक है, अब ये हीट इंजन की एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है कि हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर रखते हैं, ये दूसरा टेम्परेचर रखते हैं। ये हायर टेम्परेचर है T1, ये लोअर टेम्परेचर है T2। यहाँ पे जो हीट है वो बन गई Q1, यहाँ पे जो हीट है वो बन गई Q2। यहां से अगर इसको कनेक्ट कर देंगे तो हीट फ्लो होने वाली है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और इसके इन बिटवीन हम क्या करते हैं, फिर पाथ में कुछ डिवाइस बिठाते हैं और वो डिवाइस क्या करता है, हमें यहाँ पे वर्क देता है। हमें क्या करता है, यहाँ पे वर्क देता है। समझ में आ रहा है सबको? अब ये जो हीट इंजन है इसमें यही प्रोसेस होती है कि हीट फ्लो होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एंड इस हीट के फ्लो होते टाइम हमें बीच में क्या मिलता है, वर्क मिलता है। एंड इस प्रोसेस, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करने वाला जो डिवाइस है उसको बोला गया है हीट इंजन। अब कैसे? देखो बेसिकली ये हीट इंजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है ईसी, दूसरा होता है आईसी। ईसी का मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब गदर में सनी देओल वो कोल डालता है ना, इग्नाइट होता है, बर्न होता है, फिर वो कोल का क्या होता है, वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होता है, और वो स्टीम जो है हम टरबाइन से पास करते हैं। टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है, एंड फिर टरबाइन रोटेट होने के बाद उस हीट एनर्जी का कन्वर्जन वर्क में हुआ और कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग को अपन लॉस कर देते हैं। समझ आता है नहीं ये? और यहाँ पे जो है जो कंबशन हुआ था कोल का वो इंजन के बाहर हुआ था, इसलिए उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन।
हम जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं आज की डेट में वो सारे आईसी इंजन से, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब हम क्या करते हैं जो भी पेट्रोल डीजल फ्यूल है उसको डालते हैं पेट्रोल टैंक में और सेंड करते हैं इंजन में। इंजन में जाने के बाद क्या होता है, इन दोनों मतलब डीजल है या फिर पेट्रोल है जो भी फ्यूल है उस फ्यूल को इंजन में इग्नाइट किया जाता है। इग्नाइट करके वहां पे एक्सप्लोजन किए जाते हैं, एक्सप्लोजन किए जाते हैं मतलब वहां पे हीट भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। एंड विद द हेल्प ऑफ साइलेंसर हम क्या कर रहे हैं, उसको सराउंडिंग को छोड़ रहे हैं जिसका टेम्परेचर भी कम है, जिसकी हीट भी कम है। लेकिन ये इंजन से साइलेंसर से मतलब इंजन से लेके साइलेंसर के बाहर आने तक जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है उसकी बिटवीन क्या हो रहा है, उसकी बिटवीन हमारी गाड़ी भाग रही है, मतलब हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? हाँ। तो ये सारे क्या है, हीट इंजन है। ठीक है, क्लियर है सबको? हीट इंजन की कंसेप्ट क्या होती है, कमॉन फास्ट है, क्लियर? अरे काहीतरी बोला, नाही तर मी माझं शिकवतो मग. ओके, यस हाँ सर, क्लियर सर। सर. तो होता क्या है, इस हीट इंजन में ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या है कि हमें चाहिए इस हीट इंजन की एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हमें यहाँ पे आउटपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है वर्क वाला। अब वर्क कितना मिलेगा, यहाँ पे वर्क मिलेगा Q2 माइनस Q1। बड़ा कळतं का, वर्क कितना होगा, दोनों के डिफरेंस की जो हीट है वो कहां पे गई, वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। समझ रहा है ना, Q1 इनपुट था, Q2 आउटपुट है, एंड इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मतलब उतनी हीट लॉस हो गई तो वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे आउटपुट यानी वर्क कितना मिलेगा, Q2 माइनस Q1। लेकिन हमने डिवाइस को इनपुट कितना दिया था, Q1 इतनी हीट दी थी। तो ये सारी वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा 1, ये Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, यानी कि इनको अगर सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 1 Q2 बाय Q1 माइनस 1 या फिर 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो ये बनेगी एफिशिएंसी फॉर द हीट इंजन। ठीक है, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ध्यान से देखो, ये बन गई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। बाकी ये वर्क डन आउटपुट क्या था वो छोड़ दो, डायरेक्ट फॉर्मूला रिमेंबर करो, 1 माइनस Q2 बाय Q1। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1 माइनस Q2 बाय Q1 होती है। लेकिन बेसिकली हर बार जब भी हम इनका रेशियो लेंगे तो ये Q2 बाय Q1 इज इक्वल्स टू होता है T2 बाय T1। तो सेम फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आज के डीपीपी में क्वेश्चंस आने वाले हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज गिवन बाय 1 माइनस Q2 बाय Q1 या फिर 1 माइनस T2 बाय T1। क्लियर है सबको हीट इंजन? यस सर. अब हीट इंजन की तरह वर्क करने वाला और एक डिवाइस होता है जिसको अपन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। और रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर मतलब, तो रेफ्रिजरेटर मतलब रेफ्रिजरेशन प्रोसेस एप्लीकेबल है, जो कहां पे होती है, बहुत जगह पे होती है वैसे, लेकिन आप जिससे फैमिलियर है, एक आपके घर में फ्रिज है एंड दूसरा एसी है, उसमें होता है। क्या होता है फ्रिज में और एसी में, कम ऑन फास्ट, फ्रिज में या फिर एसी में क्या होता है? सर कूल रहता है। कूल होता है। क्या होता है मतलब सीएफसी नहीं, उसकी प्रोसेस क्या है, करता क्या है वो? लाईटवर चालती, प्लास्टिकची असती, असं नका सांगू आता, कप्पे कप्पे असतात, मग त्यात आपण काहीतरी ठेवतो। ठीक है, होता क्या है वहां पे, प्रोसेस क्या होती है? हाँ, वेरी गुड। ये रेफ्रिजरेशन में होता क्या है, देखो कि बेसिकली हम यहाँ पे ये T1 यहाँ पे हीट Q1 एंड ये T2 यहाँ पे हीट Q2। ये कौन सा टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर है। मतलब पहले हम जो देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट इट्स ओन फ्लो हो रही थी, हम वहां पे वर्क ले रहे थे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट को अगर लेके जाना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंस क्या है हीट इंजन में एंड रेफ्रिजरेटर में? हीट इंजन में हमें वर्क मिलता है, रेफ्रिजरेशन में हमें वर्क करना पड़ता है। समजतंय का बेटा? कमेंट्स करत चला,
नाहीतर मी जर माझं कंटिन्यू केलं मग तुम्हाला लिंक नहीं लागणार. देखो डिफरेंस क्या है, हीट इंजन में क्या होता है कि हीट फ्लो होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और हमें वर्क मिलता है. रेफ्रिजरेशन में क्या हो रहा है कि हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, लेकिन वो अपने आप फ्लो नहीं होती है, हमें वर्क करना पड़ता है. जैसे एसी में या रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में जो सबसे अपर मोस्ट कंपार्टमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि हम वाटर रख देंगे तो आइस बनता है. इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है. एज्यूम करो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 0 के आसपास है. और अभी समर चल रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 37 है, 38 है, 40 डिग्री सेल्सियस तक है. और फिर भी जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर का, वो कर क्या रहा है, फ्रीजर में जो हीट है उसको पकड़ रहा है और उसको पकड़ के बाहर लाके छोड़ रहा है. समझ में आ रहा है? मतलब रेफ्रिजरेशन में क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर लोअर था वहां से हीट को उठा के हायर टेम्परेचर को दे रहे हैं. मतलब नेचर का जो रूल था कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, उसके अगेंस्ट अपन ये कर रहे हैं. अगर घर में एसी बिठाइए तो एसी में भी क्या होता है कि हम रूम का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस. एसी भी क्या करती है कि रूम में जो हीट है उसको पकड़ती है एंड रूम के बाहर छोड़ देती है. मतलब अगेन फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. समझ में आ रहा है? लेकिन इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है. हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है. एंड यही बेसिस होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए. ठीक है, तो जैसे हीट इंजन में एफिशिएंसी थी, यहां पे होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. और ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर और एसी की जो बेसिक मैकेनिज्म है वो होता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2. ठीक है, यहाँ पे हायर को मैंने Q1 लिया है तो ये बनेगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2. ठीक है, ये बीटा से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, अब मुझे आना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, इसलिए मैंने हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन को एक्सप्लेन किया था. अब देखो, पहले लॉ में हमने देखा कि जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, नहीं तो वर्क कर रही है. समझ में आ रहा है? या फिर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आप उसको बोलते हैं कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जितनी सप्लाई करेंगे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी. लेकिन ये प्रैक्टिकली 100% एप्लीकेबल नहीं होता है. ये हमें यहाँ पे रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस में समझ में आता है. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस इतना ही एक्सप्लेन करता है कि हीट कैन नॉट फ्लो इट्स ओन फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. समझ गया सबको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? कि हीट जो है खुद से फ्लो नहीं होगी फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. यानी कि एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होती है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ये प्रैक्टिकली 100% हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है. मतलब फर्स्ट लॉ में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने देखी थी उसका लिमिटेशन ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूव करता है. ठीक है, इतना सिंपल है. तो ये हो गए जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आज इसके ऊपर डीपीपी आएगी, इवनिंग को टेस्ट होगी. एंड कल के लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हमें स्टार्ट करना है 12th एनसीईआरटी का डिस्कशन. तो आज जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो.